तो स्वागत है आप सभी का पेगासस करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखें, आज जो है वो अपन जो अभी सीजीएल मेंस हुआ था 2023 का टीयर 2, तो उसके अंदर जो जीके का प्रश्न था, जीके का जो है वो क्वेश्चन पेपर था, उसको अपन जो है वो सॉल्व करेंगे आज। तो इससे देखें क्या है ना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन एसएससी जो है वो पूछ रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि देखें, हमें जो है वो पेपर का जो है वो जो प्रश्न पूछे जाने हैं, तो उसमें जो है वो क्वेश्चंस का जो है वो आइडिया हो कि किस लेवल के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से जो है वो कितने प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस का लेवल और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, उसी से जो है वो अपन को ये पता चलेगा कि तैयारी जो है वो कैसे करनी है। तो सीधा अपन देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है अभी सीजीएल टीयर 2 के अंदर, सीजीएल मेंस 2023 में 26 अक्टूबर को जो है वो ये पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखें पहला प्रश्न क्या है कि मैच द फॉलोइंग। देखें, एक टाइम में एसएससी ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछती थी कि एक जो है वो क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए और उसके सीधे टिक करने होते थे। लेकिन आजकल अब देखें, जीके का लेवल भी बढ़ रहा है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में हो गए या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस टाइप के जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी ये सीधे सीधे कि एक स्टेटमेंट दिया, उसके 4 ऑप्शन है, ये होते हैं। पर आजकल देखें, अभी यूपीएससी को जो है वो धीरे धीरे फॉलो कर रही है एसएससी, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे ये है कि मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स विद देयर कंसर्न्ड आर्टिकल्स, निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित करें। तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अब ये 3 आपको जो है वो इधर स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये 3 आर्टिकल दे रखे हैं, आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो करना है। चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। दूसरा है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसदीय शक्ति, ये भक्ति नहीं होगा, शक्ति होगा। और बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, चुनावी मामलों में न्यायालयों के द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक। देखें, ये इलेक्शन कमीशन से सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है। देखें, मैं आपको बताता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 है, ये क्लास में पढ़ते हैं खूब, आर्टिकल 324 से 329। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अब आर्टिकल जो 324 है ना, वो ये साफ साफ कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसका काम यह है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाएगा और इलेक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो देखेगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्ट्रेशन करना हो, नेशनल पार्टी का दर्जा देना हो, राज्य पार्टी का दर्जा देना हो, सिंबल अलॉट जो है वो करने हो, तो ये सारे काम है। अब इसमें देखें क्या है, पहला है कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। बड़ा सिंपल है। देखें, ये बात सीधी सीधी किस आर्टिकल में जाएगी, आर्टिकल 24। तो ये तो बात तय है कि पहले का जो है वो बी हो जाएगा। पहले का बी इधर नहीं है, पहले का बी इधर नहीं है, पहले का बी इधर नहीं है, तो फर्स्ट का बी किधर आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपन को बाकी देखना ही नहीं है। देखिए, मैच द फॉलोइंग में जो एक अगर मैच हो रहा है और रेस्ट ऑप्शंस में वो ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो सीधा टिक करें और आगे बढ़ें, टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करना है। अब ये है कि 324 सीधा सीधा है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा। अब भारत के चुनाव आयोग के बारे में अगर बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए आपको पता है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी एसएससी ने कई दफ़े सवाल पूछा है। इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये 1993 से है, अक्टूबर 1993 से 3 आयोग संस्था है। और अभी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा, थोड़े समय पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है उसमें एक तो अरुण गोयल है और दूसरे जो है वो अनूप कुमार जो है वो पांडे हैं। तो ये सारी बातें हैं, बाकी डिटेल में तो देखें जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पढ़ते हैं। तो अभी तो आप इतना याद रखो, पार्ट 15 आर्टिकल 324 ये साफ कहता है। और 329 में लिख रखा है कि इलेक्शन कमीशन के मामलों में जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर
नहीं कर सकती है, ये बात 329 में जो है वो लिख रखी है, पर एक आर्टिकल से ही जो है वो अपना मामला बैठ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ए। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है, देखिए वापस मैच द फॉलोइंग का सवाल है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड दे रखे हैं और उधर जो है वो मसाले दे रखे हैं, आपको बताना है कि इस कंपाउंड का जो है वो रिलेशन किस जो है वो स्पाइसिस से है। अब देखें इसका ये इसमें एक तो ये जो पिपेरिन है, इसका सीधा सीधा रिलेशन जो है वो किससे है? ब्लैक पेपर से। पिपेरिन का मतलब ही जो है वो होता है ब्लैक पेपर, तो डी का होगा 2। तो अच्छा, ये तो ए उड़ गया, डी उड़ गया। अब डी का 2 जो है वो 2 जगह पर आ रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन जो है वो सी। तो आगे देख लेते हैं। अच्छा देखें, ये जो है ना कर्क्यूमिनॉइड्स, ये सीधा सीधा इसका रिलेशन होता है किससे? हल्दी से। बड़ा ये जो है वो, अगर आपने कभी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ी हो, छोटी क्लासों के अंदर जो है वो ये नाम आते थे। तो अब जैसे अगर किसी को ये पता है कि कर्क्यूमिनॉइड्स जो है वो टर्मरिक को कहते हैं, और पिपेरिन तो जैसे नाम से पता चल रहा है ब्लैक पेपर, जो काली मिर्चें होती है जो अपन चाय वगैरह में डालते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा इसी के लिए भारत आया था, तो पिपेरिन स्वाभाविक सी बात है ब्लैक पेपर होगा। तो ए का जो है वो तीसरा, तो ए का जो है वो तीसरा, डी का जो है वो दूसरा, तो 3-2। तो इधर 3-2 हो नहीं रहा, इधर 3-2 हो नहीं रहा, इधर 3-2 हो नहीं रहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब ये मैच द फॉलोइंग वाले हैं, देखें ये सवाल कुछ थोड़े कॉमन सेंस से भी जो है वो हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये होता है कि देखें अपने पढ़ा हुआ नहीं होता है, और हो सकता है कि अपन को जो है वो आ ना रहा हो, लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं, तो उत्तर तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। तो अब अपने को बाकी जो है वो अब देखना नहीं है, 3-2 मिल गया, सीधा जो है वो टिक करना है और आगे बढ़ना है। मैच होता ही आगे बढ़ना है। ये फिर प्रश्न क्या है कि बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द टेक्स्ट बुक बादशाह नामा? बड़ा सिंपल सवाल है। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री में से ये सवाल है। तो देखें इसका जो है वो करेक्ट आंसर उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, बाबर तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, इनायत खान बिल्कुल भी नहीं है, अबुल फजल बिल्कुल भी नहीं है। अबुल फजल तो अकबर के दरबार में हुआ करते थे। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? अब्दुल हमीद लाहौरी। और देखें ये जो बादशाह नामा है ना, ये किताब लिखी गई है शाहजहां के समय में, ये शाहजहां से रिलेटेड है। शाहजहां जिसने ताजमहल जो है वो बनवाया था, यो आप लिख लेना ब्रैकेट में। तो एक फैक्ट है, याद रखना है, एसएससी ने मिडाइवल हिस्ट्री में से जो है वो टेक्स्ट पूछा है, यहाँ पर अपन लिखते हैं और ये भी जो है वो पढ़ते हैं। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि बादशाह नामा जो है वो किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और ये किसके दरबार में थे या किसके कॉन्टेम्प्ररी थे, समकालीन थे? तो शाहजहां के समकालीन थे। अबुल फजल जो है ना, वो देखें अकबर के समय में था, अकबर। और आपको पता होगा कि इनकी एक किताब है आइन ए अकबरी, अबुल फजल की आइन ए अकबरी, ये आप लिख लेना। अच्छा, आइन ए अकबरी के टोटल 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। और ये जो वॉल्यूम 3 है ना, इसको कहते हैं अकबरनामा। तो ये भी एक याद रख लेना आप कि जो अकबरनामा है वो आइन ए अकबरी वॉल्यूम 3 को जो है वो कहते हैं। और अबुल फजल जो है वो किसके दरबार में थे? अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबार में हुआ करते थे। बाबर मुगल एम्परर है, बाबर ने किताब लिखी थी बाबरनामा, ये आप नाम याद रख लेना। बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तुर्की भाषा के अंदर जो है वो लिखी गई थी। तो ये किताबें याद रख लो। तो बादशाहनामा के राइटर हो गए अब्दुल हमीद लाहौरी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैयक्तिक आय करों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है? बड़ा सिंपल सवाल है। देखें, नेशनल इनकम तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं होगा, ग्रॉस इनकम भी नहीं होगा ये। ठीक है, ये इनकम टैक्स की बात कर रहा है और ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है। प्रायोज्य आय भी नहीं होगा। इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? वैयक्तिक आय, बी ऑप्शन जो है वो इसका। अब देखें, ये नहीं भी पता है ना, तो ये कॉमन सेंस का सवाल है। मतलब प्रश्न पढ़ो और सिंपल रीजनिंग नहीं होती, लॉजिकल रीजनिंग जो आप करते हैं, मतलब ये उस टाइप का सवाल है। इसमें कतई कोई बहुत भारी इकोनॉमिक्स का जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो सिंपल इसका वैयक्तिक आय, इनकम टैक्स इकोनॉमी में जो है वो पढ़ते हैं कि अभी 7 लाख तक की जो है वो रिबेट मिलता है, और 7 लाख के ऊपर होते ही फिर स्लैब्स बन रखी है, 3 लाख से टैक्स लगने जो है वो शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, तो ये देखें करंट अफेयर का सवाल लग रहा है। हाँ, करंट का ये है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया है। डैश राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन करने के लिए है। तो देखें, करंट अफेयर का सवाल है। अभी थोड़े समय पहले संविधान संशोधन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो देखें, करंट में भी आजकल टेढ़े सवाल जो है वो पूछना शुरू कर दिए हैं एसएससी ने, तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कार, लुढ़कता पत्थर, उड़ता विमान से किस प्रकार की एनर्जी रिलेटेड है? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट? तो देखें, रेडिएंट एनर्जी तो कतई नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी तो कोई चीज़ जैसे पड़ी है और उसमें जो है वो इतनी क्षमता है कि मतलब वो गिरेगी, तो मतलब स्थिर चीज़ में जो है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी बिल्कुल नहीं। इलास्टिक एनर्जी भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, कोई भी चीज़ मूविंग होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। भाई जैसे ऊपर कोई भी चीज़, ऊपर टैंक है, उसके अंदर पानी पड़ा है, तो उस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो पानी अगर बहेगा तो उसके अंदर जो बहते हुआ जो पानी है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। बड़ा सिंपल है ये तो। 5वीं 6वीं 7वीं में ऐसी चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं। तो ये भी मतलब कॉमन सेंस का सवाल है। इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा जो है वो साइंस या वैज्ञानिक बनने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपने 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ी है या बेसिक अगर आपको है पता यूँ भी, क्योंकि देखिए रेडिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, रेडिएशन का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, पोटेंशियल तो हो ही नहीं सकता ये, इलास्टिक एनर्जी भी जो है वो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। तो गिरते हुए नारियल में वही होती है। फिर अगला केमिस्ट्री से सवाल है। अच्छा, ये एसिड दे रखे और इन्होंने फिर क्या दिया है? फूड सोर्स दिया है। तो आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो पूछा जा रहा है, तो करिए मैच द फॉलोइंग। कार्बोनिक एसिड, लॉरिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, इरूसिक एसिड, मस्टर्ड ऑयल, बटर, सोडा वाटर और कोकोनट मिल्क। सरसों का तेल, मक्खन, सोडा वाटर, कोकोनट मिल्क। मैं भी देख लेता हूँ, ये आप भी करें। तो देखें, कार्बोनिक एसिड तो ये तो तय है, जो भी ये सोडा वाला जो मामला होता है ना, ये जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसमें जो गैस होती है वो CO2 होती है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कार्बोनिक एसिड दिख रहा है तो आ जाओ सोडा वाटर पर। तो ए का कर दो 3, तो ए का 3 किधर है? ए में है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो इसका करेक्ट लो, एक से ही हो गया। क्या हो गया? एक ऑप्शन मैच खाते ही इसका, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो अभी अपन को आगे दिमाग नहीं लड़ाना है, देखें यहाँ से आगे बढ़ जाना है। मैथ सही हो गया, खत्म बात, आंसर निकल गया, बाकी नहीं करने, हो रहा है नहीं हो रहा है। कार्बोनिक एसिड पता है अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ब्यूट्रिक एसिड वैसे बटर में होती है। सी का दूसरा, अच्छा 2 में आ रहा है, पर अपने तो खैर इससे एक से ही जो है वो हो गया। तो ये भी बड़ा सरल सवाल है, बहुत बेसिक है। जैसे कई बार ये पूछ लेते हैं, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस होती है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसलिए कहते हैं कि एकदम झटके से जो है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि एकदम अगर अपन स्पीड से कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो उस चक्कर में चक्कर आ सकते हैं, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, एक्सट्रीम केस में डेथ भी जो है वो हो सकती है अगर रफ्तार से जो है वो कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, और CO2 पता है हमारे शरीर के लिए घातक होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है हमको। तो कोल्ड ड्रिंक वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द इवेंट्स विद विच दे आर एसोसिएटेड। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्मों का चयन कीजिए। अच्छा, अपन को एक तो देखें, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पढ़ते समय है ना, गलत सही और ये हमेशा पूछना चाहिए, जैसे कहीं मतलब ढंग से पढ़ना चाहिए। कई बार ये होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं, गलत, सही, इनको बड़े जो है वो इत्मीनान से पढ़ के एन सर्कल जो है वो कर लेना चाहिए। तो इसमें वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की जो है वो बात कर रहा है, हालांकि इंग्लिश में जो है वो इन्होंने बड़ा बड़ा हाईलाइटेड कर रखा है, ठीक है, गलत युग्म। तो इन्होंने मैच द सामने, ये गवर्नर जनरल साहब हैं और इनके आगे इवेंट लिख रखे हैं, तो देख लेते हैं। देखें तो डलहौजी, तो क्या डलहौजी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी किसके समय में? कैनिंग में। तो ये तो भाई साहब यूँ भी गलत है। और डलहौजी का तो वैसे भी अगर मैं टाइम पीरियड आपको बताऊँ
तो 1848 से 1856 के आसपास था। हाँ यही था। तो ये तो हो गए भाई साहब, एक तो पक्का गलत है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अब पीछे बचे बी और सी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑकलैंड भाई साहब के समय में अफगान वॉर हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, अच्छा 1854, अभी मैंने आपको बताया कि जब डलहौजी का टाइम पीरियड ही 1848 से 56 है, तो कैनिंग जो है वो कैसे होगा? कैनिंग जो है ना, इसका टाइम पीरियड क्या था, 1856 से 62, और इसी के समय में क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक और 3 स्टेटमेंट गलत है, तो ये हो गया ये वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सीधा सीधा नोट्स में से सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो ये पढ़ते हैं यहाँ क्लास में अपन, तो इसमें भी सिंपल ही है ये तो सवाल। और अब कभी देखें अगर ऐसा सवाल आ जाए ना, और अगर जैसे ये स्टेटमेंट के और आते हैं, अगर ये हो ना कि सभी, तो अगर तुक्का लगा नहीं है, मान लो आ ही नहीं रहा है, तो सारे स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो लगा देना चाहिए। पर हालांकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब 1857 की क्रांति और पढ़ते ही हैं। अच्छा ये क्या है देखें, ये फिर वापस करंट अफेयर में से सवाल, करंट के सवाल को पूछे जा रहे हैं, और अच्छे लेवल के हैं, देखें इतना इजी भी नहीं है। सवाल है ये, पढ़े, सितंबर 2022 में डैश सरकार ने महिला सुरक्षा के उद्देश्य से हमर बेटी हमर मान, मतलब हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसका फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना है एवं महिला संबंधी अपराधों के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना होगा। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर है, देखें सी, छत्तीसगढ़ है। करंट अफेयर का सवाल है, आप टिक कर देना इसका सी से। छत्तीसगढ़ सरकार ने, जहाँ पर इस साल चुनाव होने जा रहे हैं अभी, और भूपेश बघेल साहब जो है वो वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, तो वो ये योजना लेकर के आए। अच्छा फिर क्या है देखें, भारतमाला परियोजना के संबंध में निम्नलिखित विवरणों का मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग फेज 1 ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट। तो देखें भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, ये प्रोजेक्ट आया था, आप डेट लिख लेना, 31 जुलाई 2015 को। और देखें भारतमाला का टारगेट ये है कि एक रोड नेटवर्क डेवलप करना इंडिया के अंदर, ठीक है, और भारत के जो है वो तमाम जिलों को नेशनल हाईवे से जो है वो कनेक्टिविटी प्रदान करनी है। ये एक भारतमाला का जो है वो पर्पस है। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है ना, देखें इसमें सिंपल हो रहा है, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है। तो 1 2 3 4, इसमें दिमाग लड़ाना ही नहीं है ये, तो ये आप रट लेना। हालांकि देखें ये एसएससी ने सड़कों का पूछ लिया है, ये थोड़ा टिपिकल जो है वो सवाल है। बाकी जो है वो देखें अमूमन योजनाओं की डेट वगैरह पूछी जाती है कि लॉन्च डेट वगैरह जो है वो कब हुई, या भारतमाला का जो है वो पर्पस क्या है। जैसे भारतमाला, सागरमाला और सेतु भारतम, ये 3 प्रोजेक्ट हैं, मतलब बड़े बड़े सड़कों के मामले में। एक तो है ये भारतमाला, एक है सागरमाला, और ये दोनों प्रोजेक्ट जो है ना, भारतमाला और सागरमाला, आप लिख लेना, 31 जुलाई को आए थे। और जो सेतु भारतम है वो आया था, मैं अगर आपको बताऊं ना, मार्च 2016 के अंदर। सेतु भारतम का तो पर्पस ये है कि जितने भी इंडिया के अंदर नेशनल हाईवेज हैं उन सबको जो है वो रेलवे लाइंस क्रॉसिंग जो होती है ना, उससे जो है वो मुक्त करना है, कि या तो अंडर ब्रिज बना दें या ओवर ब्रिज बना दें, हाईवे को ऊपर से निकाल दें या नीचे से निकाल दें। तो ये पर्पस है सेतु भारतम का, कि रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करना नेशनल हाईवेज को। सागरमाला का पर्पस ये है कि इंडिया के अंदर जितने भी पोर्ट्स हैं, 13 मेजर जो पोर्ट हैं, उनकी इंटरकनेक्टिविटी जो है वो करना, उनको आपस में जो है वो लिंक करना, हाईवेज के जो है वो रास्ते से उनको, उनका डिजिटलाइजेशन जो है वो करना। और भारतमाला प्रोजेक्ट का जो है वो पर्पस ये है, ये जो मैंने आपको बताया कि भारत के तमाम शहरों को, जिलों को एक हाईवे की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि देखें कोई भी इकोनॉमी को अगर राइज करना है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बिजली, सड़क, पानी, अगर ये कमज़ोर रह गए या अगर ये वीक हो, प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी ना हो, हाईवेज का नेटवर्क ना हो, सड़कों का जाल ना हो, तो उस केस में जो है वो आर्थिक तरक्की जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। तो ये सरकार के प्रोजेक्ट है, मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो याद रखिएगा ये, इसके ऊपर भारत सरकार शानदार काम कर रही है। फिर आता देखें 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए ऐसा यूनिट में
प्रति अणु औसत गतिक ऊर्जा क्या होगी? व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन एसआई यूनिट फॉर एन आइडियल गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस? देखिए इसका वैसे करेक्ट आंसर है 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो डी जो है वो आप इसका टिक कर देना। अब ये देखिए थोड़ा टेढ़ा सवाल है, पर हालांकि ठीक है, अगर किसी ने 9वीं 10वीं पढ़ रखा है तो ये सवाल जो है वो हो जाते हैं, इतने भी टिपिकल नहीं है, तो ठीक ही है ये सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर आता है देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं है? अमंग द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज नॉट इनहेरिटेड? इनहेरिटेड का मतलब, आनुवांशिक का मतलब ये होता है देखें जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कुछ ना कुछ जीन में जो है वो गड़बड़ी होना, तब होती है आनुवांशिक बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हो गया, तो ये खूब सारी होती है। ये आपके पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें क्या क्या है टिक करना है? देखें अब आपको ये बताना हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है। अब अपन को मान लो कुछ नहीं पता है, पर आपको ये पता है कि मलेरिया तो कतई जो है वो आनुवांशिक नहीं है। मलेरिया वो थोड़ी है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ रहा है। मलेरिया वैसे भी कौन सी बीमारी है? प्रोटोजोआ। आनुवांशिक तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें 2 प्रोटोजोआ होते हैं, ये वाइवेक्स और प्रोटोजोआ, वाइवेक्स और फेल्सिपेरम। फेल्सिपेरम, ठीक है। तो प्रोटोजोआ वाइवेक्स होता है और एक प्रोटोजोआ फेल्सिपेरम होता है। इससे जो है वो मलेरिया होती है। यह आपको पता है, जो मादा एनाफिलीज होती है, जो फीमेल एनाफिलीज, उसके काटने से जो है वो मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया कतई जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है, एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ वाइवेक्स होता है, प्रोटोजोआ फेल्सिपेरम जो है वो होता है फीमेल एनाफिलीज के काटने से ये बीमारी जो है वो फैलती है। और मलेरिया में याद रखना आनुवांशिक नहीं है। और मलेरिया के अंदर अपने बॉडी में आरबीसी की संख्या तेज़ी से क्या होती है? घटती है। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि मलेरिया में सिम्टम क्या होते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स तेज़ी से घटते हैं। और ये आपको पता है आरबीसी की संख्या अगर घटेगी तो उससे रोग कौन सा हो जाएगा? एनीमिया। खून की कमी का मतलब रट्टा मार लो, एनीमिया। आयरन की कमी हो, कोबाल्ट की कमी हो, ब्लड की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, मलेरिया हो, इन सब में खून की ओवरऑल कमी हो जाती है। लक्षण एक ही है और कॉमन डिजीज़ है जिसका नाम है मलेरिया जो है वो होता है। तो ये तो बड़ा देखें मतलब इजी क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा है मलेरिया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। अच्छा फिर क्या आया साहब? ये मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से अपन को मैच करना है। तो नदियों के नाम दिख रहे हैं, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, चंबल। ये 4 उन्होंने कुछ विशेषताएं दी है और आप जो है वो मैच करिए। वैसे ये भी है, तो ये अपना हो गया इंडियन ज्योग्राफी में नदियों का सवाल। देखें अभी देखो आप ऐसे हर सेक्शन को कवर कर रही है। करंट पूछ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिए, साइंस पूछ लिया, ज्योग्राफी कवर की जा रही है। इकोनॉमी का जो है वो, हालांकि सवाल ईजी था वो, पर इकोनॉमी को भी कवर किया। तो अब देखिए, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। तो ये तो भाई तय हो गया कि डी का जो है वो तीसरा है। अच्छा डी का तीसरा 3 में आ रहा है, तो चलो आगे देख लेते हैं। तो ए में तो नहीं आ रहा, तो ए को तो उड़ाओ। फिर अच्छा सांगपो नदी, सांगपो ये पता है कि चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो सी का दूसरा टिक करो। तो सी का दूसरा इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो ये भी उड़ गया। तो 2 ऑप्शन तो उड़ गए, ए और सी। अच्छा फिर आता है बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी देखे, ये डाकुओं के लिए बदनाम कौन है? बीहड़। तो बीहड़ कहाँ बनते हैं? चंबल में। तो बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए क्या टिक करोगे? ए का जो है वो 4, तो ए का 4, सी का 2, डी का 3। तो ए का जो है वो 4, अच्छा इधर आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और बाकी वृद्ध गंगा आपको वैसे भी पता है, वृद्ध गंगा अगर अपन गए ना तो गोदावरी को जो है वो कहते हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। देखें पूरा क्लास नोट्स में अपन पढ़ते हैं, उसी में से है। तो सिंपल नदियों के बारे में क्लास में पढ़ रखा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। और वहाँ पर भी देखें कुछ सवाल ईजी होते हैं, कुछ सवाल टेढ़े होते हैं, पर ये सवाल करने के, ये सवाल छोड़ने नहीं है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? विच कमेटी हैड सजेस्टेड अ पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी? अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपके सामने आ गई।
तो मोरारजी देसाई कमेटी तो नहीं है, ठीक है, वर्मा कमेटी नहीं है, इंदिरा गांधी कमेटी नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। जहाँ पर आपको फंडामेंटल ड्यूटी दिख जाए ना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आप टिक कर देना। देखिए 1976 में 42nd संविधान संशोधन किया गया और पार्ट 4A 51A में किसको जोड़ा गया? ड्यूटीज़ को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह साहब की कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और अभी टोटल में कर्तव्य कितने हैं? 11। क्लास में 11 कर्तव्य अपन पढ़ते हैं पूरे के पूरे। और कर्तव्यों का कंसेप्ट लिया कहाँ से है? USSR से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको अपन सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। तो इसका बड़ा ये तो देखें मतलब फर्जी सा सवाल है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अच्छा 36वें नेशनल गेम देखें, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ये से संबंधित अच्छा पदक तालिका अपन को मैच करना है कि किस स्टेट की क्या रैंक रही है, फर्स्ट टॉप क्या आपको बताना है। तो देखें अगर आप ये थोड़ा फॉलो करते हो ना, तो मेरे को ये पता है कि सर्विसेज जो है ना, नेशनल गेम्स जो इस बार हुए थे कहाँ पर? गुजरात के अंदर। 36वें 2022 के अंदर ये नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? गुजरात, बड़ौदा वगैरह, अगर आपको पता हो, बड़ौदा, अहमदाबाद वगैरह में। और तो यहाँ पर जो है वो हुए थे गांधीनगर वगैरह में। और तो इसके अंदर सर्विसेज जो है वो क्या रहा था? टॉप पर जो है वो रहा था। तो पदक तालिका में फर्स्ट रैंक किसकी आई है? सर्विसेज की। तो एक पहले का जो है वो क्या हो जाएगा? 4। A का 4 इधर नहीं है, A का 4 इधर नहीं है, A का 4 इधर नहीं है, इधर है A का 4। तो डी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। तो देखें अब ये तो देखिए करंट अफेयर का सवाल है और ये तो आपको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। अब जगह भी पूछ सकते थे कि बताइए हाल ही में जो है वो 2022 में नेशनल गेम्स कहाँ हुए। अच्छा आगामी नेशनल गेम कहाँ होने? तो 2023 के मैं आपको बताऊं अगर नेशनल गेम होने शायद गोवा के अंदर। हाँ, ये गोवा के अंदर ही होने हैं। अब हो गए हैं अभी या चल रहे हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये है कि आप याद रखिएगा 2023 के नेशनल गेम गोवा के अंदर हैं और 2022 के जो एंड में हुए थे गुजरात के अंदर। और PM साहब खुद आए थे और सर्विसेज जो है वो नंबर 1 रहा है। फिर उसके बाद आप देख लो B का फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? महाराष्ट्र। थर्ड के ऊपर जो है वो कौन रहा है? हरियाणा। और फोर्थ के ऊपर जो है वो कौन रहा है? कर्नाटक। तो इसका 4 1 2 3। तो फर्स्ट रैंक अगर किसी को पता थी तो ही हो गया, आगे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मैच द फॉलोइंग में एक ये होता है, देखें इसका एक फ़ायदा ये है कि एलिमिनेशन जो है वो हो जाता है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। फिर क्या है साहब? अच्छा करंट क्या, आप देखो कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। सितंबर 2022 में डैश विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिला मुद्दों पर बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था की। तो इसका आंसर है A से उत्तर प्रदेश। तो ये करंट अफेयर का सवाल है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो A है। फिर क्या है साहब? निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सम्मिलित करें। मैच द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विद द 5-year प्लान्स दे इनिशिएटेड। तो 3 PM साहब हैं, 3 है, देख लेते हैं क्या सवाल। अच्छा ये अच्छा देखें 5-year प्लान। अब देखें पहला 5-year प्लान आया था 1951 से 56। दूसरा आया है साहब 1956 से 61। अब 1956 से 61 में तो जो है वो कतई मनमोहन सिंह जी PM नहीं थे, ना कतई अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। तो सेकंड 5-year प्लान का रिलेशन किससे हो जाएगा? दिखती बात है कि नेहरू जी से ही होगा। तो A का पहला, पता नहीं अब ये SSC ने सवाल पूछा ही क्यों। अच्छा A इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा। मतलब ये तो बिल्कुल फर्जी और बिल्कुल मतलब सेंसलेस क्वेश्चन है ये। अब दिखती बात है कि वाजपेयी साहब के बाद जो है वो मनमोहन सिंह जी बने, तो 11th 5-year प्लान मनमोहन सिंह जी का ही जो है वो होगा और 10th 5-year प्लान जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का होगा। तो C का जो है वो दूसरा हो जाएगा, B का जो है वो तीसरा हो जाएगा। मतलब ये तो फर्जी सा सवाल है देखें। तो हालांकि एक से ही हो गया, नेहरू साहब जो है, ठीक है, A का पहला। तो सेकंड 5-year प्लान को क्या कहते हैं? महाल नोबिस मॉडल, याद रखना, महाल नोबिस मॉडल। जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये भी याद रख लेना, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलई, इन 3 जगहों पर हैवी स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किए गए थे। हैवी, ये एग्जामों में पूछा जाता है, पूछने लायक प्रश्न ये है, ये ऐसे नहीं है। राउरकेला,
दुर्गापुर, अच्छा दुर्गापुर कहाँ है साहब? वेस्ट बंगाल के अंदर। भिलाई, भिलाई के अंदर स्टील प्लांट है, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। राउरकेला कहाँ है? ओडिशा। तो ये याद रखिएगा, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में प्रोविज़न किया गया कि राउरकेला के अंदर, दुर्गापुर के अंदर और भिलाई के अंदर बड़े बड़े इस्पात के संयंत्र एस्टेब्लिश किए जाए। बाकी अभी अपने को ये 5 ईयर प्लान नहीं पढ़ना है, ये इकोनॉमी पढ़ते हैं। जब मैं लिखवाता हूँ ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं, काम की बातें वगैरह, तो आप तो ये तो बड़ा देखें फर्जी सा सवाल था, इसमें क्या समझा है। अच्छा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द गैप इन द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल हाईएस्ट? बड़ा सिंपल सवाल है, देखें सोचना ही नहीं है, राजस्थान टिक कर दो। देखो मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 52.1% और जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 79.2%। हालांकि आपके इतना ये काम का नहीं है आंकड़ा, पर आप याद रख लेना। और ओवरऑल राजस्थान की लिटरेसी रेट है 66%। तो प्रश्न यही है कि मेल और फीमेल के अंदर लिटरेसी रेट का जो है वो सबसे ज़्यादा फासला कहाँ पर है? तो देखिए ये तो यूं भी अगर आपको पता ही होगा कि राजस्थान, ठीक है, वुमेन लिटरेसी रेट में 28 राज्यों और 8 यूटी में जो है वो मिनिमम है, सबसे नीचे है। तो दिखती बात है कि जब महिला साक्षरता दर में राजस्थान एकदम लास्ट 36वें नंबर पर है, तो महिला और पुरुष का गैप भी जो है वो यहीं पर ज़्यादा होगा लिटरेसी रेट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर राजस्थान, मतलब आर फॉर राजस्थान होता है, पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? 73%। और वैसे भी देखें केरल तो कतई नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अभिधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आय की आयु अच्छा अर्थ की एज तो देखें आपको पता ही होगा 4.5 अरब ईयर्स। मतलब ये तो कभी बचपन में पढ़ा होगा कि भारत की जो है वो आयु कितनी है? 4.5 अरब। अच्छा 7.5 अरब का मतलब 450 करोड़, यही हो जाएगा। 1 अरब का मतलब कितना होता है? 100 करोड़। अब यहाँ पर आप देख लो शून्य कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो वैसे भी नहीं है, इधर ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही दिख रहा है, ये देखो ये 4.5 करोड़, हाँ 4.5 अरब है ये, तो हिसाब लगा लो। तो सिंपल है, लिख लेना 4.5 अरब ईयर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मिलियन, बिलियन भी कहते हैं। 4.5 बिलियन ईयर्स, ये भी लिख सकते हैं क्या? 4.5 बिलियन ईयर्स कहिए, या 4.5 अरब कहिए, या 450 करोड़ कहिए, एक ही बात है। तो इसका ऑप्शन है ए। ये तो देखें मतलब थोड़ा बेसिक ही है, देखेंगे अब इसमें मैं क्या बताऊँ आप। अच्छा, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 0 कॉमनली नोन एस? ये थोड़ा टेढ़ा तो क्या है, अगर पढ़ रखा है तो कभी दिक्कत आएगी नहीं पढ़ रखा है तो आपको अजीब सा ही लगेगा। ये पीरियोडिक टेबल से सवाल है, पीरियोडिक टेबल। अब ये देखें ये क्या है ना, ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द एलिमेंट इन द ग्रुप 0 कॉमनली नोन एज। इसमें क्या होता है कि ये वैलेंसीज कुछ 0 होती है और ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो ये होते हैं इनर्ट गैसेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनर्ट गैसेज, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होगा। जैसे आर्गन गैस हो गई, हीलियम हो गया, ये वो गैसेज हैं जिनको जैसे इनर्ट गैस कहते हैं। जिनोन हो गई, तो ये इनर्ट गैसेज होती है जो किसी के साथ कोई रिएक्शन जो है वो नहीं करती है। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो है वो 0 ग्रुप के एलिमेंट जो है वो होते हैं। तो इसका आप टिक कर दो डी, इनर्ट गैस। फिर सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? तो ये भी बहुत है, देखें सर्कोमा है, लिम्फोमा है। लिम्फोमा तो आपने वो आनंद मूवी देखी हो, उसमें बोलते हैं बार बार लिम्फोमा होता है, कुछ वो बीमारी होती है। जो अमिताभ बच्चन के अपोजिट जो है वो एक्टर होते हैं संजीव कुमार साहब को, संजीव कुमार राजेश खन्ना, सॉरी, ठीक है। अगर आपने आनंद मूवी देखी, राजेश खन्ना को बीमारी होती है। तो कार्सिनोमा तो होता ही कैंसर ही है, सर्कोमा भी होता है, तो ग्लूकोमा कोई कैंसर नहीं होता है। तो हालांकि ये कैंसर के अंदर पढ़ते हैं, कार्सिनोमा वगैरह जब बीमारियां यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ,
तो पर ये वैसे भी हो सकता है, देखें अगर आप थोड़ा सा अगर पिक्चर वगैरह भी देखते हो ना तो भी उससे हो जाएगा ये, कि ग्लूकोमा नाम की कोई कैंसर जैसी चीज़ जो है वो नहीं होती है। ग्लूकोमा कुछ ग्लूकोज वूकोज से बन रहा है तो उससे रिलेटेड है ये, तो कैंसर तो कतई नहीं है। तो सूचीबद्ध में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है, तो सिंपल टिक कर दो, सी ऑप्शन इसका जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये देख लेना आप, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, सी टिक करना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, निजीकरण की संभावित आलोचना है। सार्वजनिक उद्यमों में नौकरी एवं कार्यकुशलता का जो है वो विस्तार, तो नहीं साहब, ये तो जो है वो नहीं है क्रिटिसिज्म। सार्वजनिक उद्यमों में अगर नौकरशाही और इसका विस्तार हो रहा है तो ये निजीकरण की तो आलोचना बिल्कुल भी नहीं है। हाशिए के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच, हाँ ये हो सकता है। बाकी का ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। निजी व्यवसायों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप, नहीं। देखिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जब सरकार अपने एसेट्स प्राइवेट हाथों में जो है वो बेच देती है, सरकार अपनी परिसंपत्तियों को निजी हाथों में जो है वो बेचती है। इसके अपोजिट होता है एक नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब जो है वो ये होता है कि सरकार जो है वो प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट एसेट्स को अपने कंट्रोल में जो है वो लेती है और गवर्नमेंट उन इंस्टीट्यूशंस को या उन एसेट्स को जो है वो चलाती है, तो उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। इसके अपोजिट है प्राइवेटाइजेशन। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होता है, सरकार अपने एसेट्स निजी हाथों में बेचती है, सरकार अपनी कंपनियां निजी हाथों में बेचती है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि निजी व्यवसायों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप, नहीं, निजी व्यवसायों में तो सरकार फ्री कर देती है। अच्छा, बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी होगी, नहीं। प्राइवेटाइजेशन होगा तो बाजार के अंदर तो जो है वो एक कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा, और सरकार यही चाहती है कि मार्केट के अंदर जो है वो कंपनियों में कंपटीशन रहे ताकि उससे कंज्यूमर को फ़ायदा मिले और इकोनॉमी जो है वो राइज करे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि हाशिए पर देखे, जो हाशिए का मतलब है यहाँ पर जो गरीब तबका है उसके लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच जो है वो हो जाएगी। क्योंकि सरकार जितना प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जाएगी, आम आदमी की जो है वो प्राइवेट सेक्टर में फिर एक निश्चित तबका ही जो है वो ग्रोथ करेगा। वो व्यक्ति या वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो हाशिए के ऊपर पड़ा है, जो एजुकेशन लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर कैपिटा इनकम के लेवल पर, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के जो है वो लेवल पर, हर स्तर पर जो है वो पिछड़ा हुआ है, तो वो नहीं पहुंच पाएगा, उसकी पहुंच नहीं होगी वहाँ तक, क्योंकि उनको सर्विसेज उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है सरकार की। भाई आज सब अगर स्कूल मान लीजिए प्राइवेट हो गए, एक भी स्कूल जो है वो सरकारी नहीं रहा, तो गरीब का बच्चा जो है वो कहाँ पढ़ेगा। भाई हर बच्चा डीपीएस या बोधी या यूरो में जा करके थोड़ी पढ़ सकता है। सरकारी स्कूलें चलती ही इसलिए है, ये पब्लिक गुड्स हैं ही इसलिए, ताकि वे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनको जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो मिले। तो इसीलिए सरकारी स्कूलों का होना ज़रूरी है। सब प्राइवेट हो गई तो आप खुद सोचो, हाशिए के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच हो जाएगी, नहीं पहुंच पाएंगे। हर बच्चा डीपीएस नहीं जा सकता है। आज मान लीजिए एम्स जैसे हॉस्पिटल हो ही ना, मथुरा दास जैसे हॉस्पिटल हो ही ना, सारे हॉस्पिटल प्राइवेटाइज जो है वो कर दें कि निजी संस्थाएं चला रही है, तो आम आदमी कहाँ बेचारा इलाज करवा पाएगा। तो निम्नलिखित में से क्या निजीकरण की संभावित आलोचना है, तो आलोचना यही है, आप देख लो कि प्राइवेटाइजेशन से जो है वो आम आदमी की सेवाओं तक पहुंच बहुत सीमित जो है हो जाएगी, कि लिमिट एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। तो ये एक अच्छा सवाल है, तो हालांकि हो जाता ही है अगर आप इत्मीनान से पढ़ते ना। फिर क्या है साहब, हु वॉज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब तो पहले थे, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे राधाकृष्णन साहब, ठीक है। ये 1962 के अंदर राजेंद्र प्रसाद साहब के बाद में। तो फिर आता है वीवी गिरी, नहीं वीवी गिरी बाद में बने थे, कृष्णकांत भी बाद में बने थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन। जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, जाकिर हुसैन। पॉलिटी का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन का। विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन, देखें जहाँ पर भी जीवन में याद रख लो, रट्टे मार लो, खट्टे फल दिख जाए ना, मेडिटेरेनियन सी टिक कर देना, सोचना ही मत। कैरेबियन नहीं है, अफ्रीका नहीं है, इक्वेटोरियल नहीं है, इसका सीधा सीधा खट्टे फल की खेती के लिए माना जाता है भूमध्य सागर और उसके इर्द गिर्द का जो है पूरा एरिया है वो। तो ये ज्योग्राफी का जो है वो सवाल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर में से। तो हमें ये गांठ मान लो आप, खट्टे फल इज इक्वल टू जो है वो सिट्रस फ्रूट, जहाँ आ जाए ना मेडिटेरेनियन सी जो है वो टिक करना है। फिर निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार
ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था। अच्छा, कौन सा फॉरेन ट्रेवलर भारत आया है? हर्ष। ये हर्ष का मतलब है यहाँ पर हर्षवर्धन। थानेश्वर हरियाणा जिनकी कैपिटल जो है वो हुआ करती थी। तो प्रश्न सीधा सीधा ये है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चाइनीज ट्रेवलर या कौन सा ट्रेवलर भारत आया है। देखो ये जो है ना फाइयान आया था, मैं आपको बताऊं, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। जो गुप्ता भाई साहब थे गुप्त डायनेस्टी के, मौर्य नहीं है ये याद रखना, चंद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी के हैं। हवेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। इत्सिंग जो है वो आया था श्रीगुप्त के समय में। ये 3 आप याद रखो, ठीक है। फाइयान, हुएनसांग, इत्सिंग श्रीगुप्त, हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में, और चंद्रगुप्त के समय में फाइयान। अब ये हर्षवर्धन पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या टिक कर दोगे? हुएनसांग। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्को पोलो नहीं है, इत्सिंग नहीं है, और फाइयान नहीं है। तो बस अपन को यही टिक करना है। ये हिस्ट्री के अंदर हालांकि पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वो सवाल है। जैसे हुएनसांग की जो है, जैसे ये फाइयान है, तो फाइयान की किताब का क्या नाम है अगर मैं आपको बता पाऊँ तो फाइयान की किताब का नाम है CUकी। ये इसकी किताब का नाम है, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। अच्छा, हुएनसांग जो है ना उसकी किताब का क्या नाम है? फुकोओकी। तो फुकोओकी ये जो है वो किसकी किताब का नाम है? हुएनसांग की किताब का नाम है। चाइना का यात्री था, इसकी ट्रैवल डायरी है, यात्रा वृत्तांत जिसको अपन कहते हैं। तो हुएनसांग की किताब नाम याद रख लेना फुकोओकी, और फाइयान की किताब का नाम याद रख लेना आप CUकी। वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, ये हर्षवर्धन के समय में, और इत्सिंग भाई साहब जो है वो श्रीगुप्त के समय में, जो गुप्त डायनेस्टी के को फाउंडर भी माने जाते हैं। तो ये हो गए, कितने हो गए? 25 सवाल। तो देखें लगभग ठीक ही थे। 20 एक सवाल इंसान कर सकता है, 20, 21, 22 तक कर सकता है। 2-3 में मानता हूँ कि थोड़े केमिकल कंपाउंड या वो पीरियोडिक टेबल या वो 6.17 वाला थोड़ा रेंज के बाहर हो जाए। बाकी हाँ 21 से 22 क्वेश्चन, और अपने यहाँ पर जैसे अपन जो पढ़ते हैं ना तो ईजीली, मतलब क्लास नोट्स भी पढ़ के जाए ना, तो मैं ज़्यादा की तो नहीं, पर 18-19 का तो है कि अपने सीधे सीधे जो है वो क्लास में से ही जो है वो लगे। और कुछ सवाल आपने देखे बड़े, मतलब नहीं भी कोई पढ़ा हुआ है तो कॉमन सेंस से ही जो है वो हो जाएंगे। अब नेहरू जी का जो है, अब इसमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है कि सेकंड 5 ईयर प्लान दिखती बात है, नेहरू जी लाए होंगे, तो ये तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी आपको पढ़नी भी नहीं है। तो 20-21 सवाल इजीली जो है वो इसमें हो सकते थे। 3-4 अगर छोड़ दें तो उससे कोई वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। 22 सवाल भी अगर कोई कर ले, शानदार स्कोर है, और इतना आसान इस पेपर में आसानी से हो सकते थे। तो ये बात में है साहब। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि SSC अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। सब डायमेंशंस कवर हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। हिस्ट्री, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह के नहीं थे सवाल, पर कई बार वो भी होते ही हैं। तो खैर वो पढ़े नहीं तो है ही अपन को। तो ये आप प्रश्न पेपर देखिएगा और इससे अपनी तैयारी में जो है वो थोड़े चेंजेस करिएगा, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। क्या क्या सब्जेक्ट्स अपन को पढ़ने हैं, सब पढ़ने हैं। तो क्योंकि देखें SSC के साथ एक दिक्कत ये है कि उसने एक प्री डिटरमाइंड सिलेबस बना नहीं रखा है कि ये टॉपिक आएंगे, तो अब अपन को क्या पढ़ना है ये पेपर से ही अंदाज़ा अपन लगाते हैं। तो जो भी 7-8 सब्जेक्ट हैं कोचिंग, हालांकि इन्वायरमेंट से भी इस बार सवाल नहीं पूछे हैं, कई बार जो है वो पूछते हैं पर्यावरण से भी। तो खैर क्लास में तो सब पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो ये पेपर देखिएगा आप, उम्मीद करते हैं आपको इससे मदद मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।